नमस्कार। एसआर टाइम के बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव शर्मा और इस समय हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हाल ही में आईएएस की घोषित परीक्षा परिणामों में हिंदी माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रथम और 28वां स्थान लेने वाले प्रत्याशी जो कि चयनित होकर आईएएस में अपने परिवार, अपने समाज, अपने शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। निबंध स्पर्धाओं में न केवल राष्ट्रपति बल्कि प्रधानमंत्री सहित सैकड़ों पुरस्कार अर्जित करने वाले मालवा अंचल और अपने शहर खासतौर से इंदौर और उज्जैन के परिप्रेक्ष्य को जीने वाले कर्मवीर शर्मा का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। कर्मवीर भाई, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपको और आपके परिवार को सबसे पहले एसआर टाइम परिवार की तरफ से हम बहुत सारी बधाइयां देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने जो सफलता प्राप्त की है यकीनन वो स्तुत्य है, वो प्रेरणादायी है। कर्मवीर भाई, मैं बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू करूंगा। आपको ये कैसे तय करने में आपने कामयाबी हासिल की कि आपको आईएएस की परीक्षा में ही उत्तीर्ण होना है? क्या ये आपका शुरू से लक्ष्य था या टाइम बीइंग लक्ष्य हुआ? एक्चुअली मेरे बड़े भैया सिविल सर्विसेज में रहे हैं और पिताजी प्रोफेसर रहे थे, तो इन दोनों का ही एक सपना था। और वो सपना मेरा सपना कब बन गया, ये कॉलेज की लाइफ में से ही एक दिशा आगे बढ़ी और फिर वो मेरा दृढ़ निश्चय बन गया। वो सपना मेरा दृढ़ निश्चय बना और मैंने आज वो प्राप्त किया। यानी हम ये कह सकते हैं कर्मवीर भाई कि आपके पिताजी चूंकि एक शिक्षक रहे, प्राध्यापक रहे, आपके बड़े भाई भी प्रशासनिक सेवा में हैं, तो पढ़ने पढ़ाने का माहौल आपके परिवार में शुरू से ही था और उसी ने आपको आपके दृढ़ निश्चय की तरफ अग्रसर किया, जिसे हम यूं कह सकते हैं। यानी ये पढ़ने पढ़ाने का माहौल आपको विरासत में प्राप्त हुआ। आप बताएंगे कि पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में खास तौर पर आईएएस के लिए आपने किस तरह से पढ़ाई को सिलसिलेवार प्रारंभ किया और उसे अपने मुकाम तक पहुंचाया? एक्चुअली इसमें 3 स्टेप्स होती हैं सिविल सर्विसेज में, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो ये आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने इस दिशा में आगे बढ़ा मैं, और तीनों की ही अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होती है। प्रीलिम्स वस्तुनिष्ठ परीक्षा होता है, तो उसमें आपको लर्न करना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। मेंस में रिटन एग्जामिनेशन होती है, तो उसमें मैंने अपने एनालिटिकल पावर को, जो मेरा शुरू से ऐसे राइटिंग में रहा था, उसको मैंने यूज किया और उससे मैंने सफलता हासिल की। और इंटरव्यू में पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करने वाली बात होती है, तो पर्सनालिटी में मैं शुरू से ही कल्चरल कमेटी का प्रेसिडेंट और कॉलेज और स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, तो उसका मुझे बेनिफिट मिला। तो पूरी स्ट्रेटेजी मैंने इसी हिसाब से बनाई। पहले से था कि कॉलेज और स्कूल की बात चली तो बतलाएंगे कर्मवीर जी कि आपका स्कूली अध्ययन और कॉलेज का अध्ययन कहाँ पर हुआ? मेरा प्रारंभिक परीक्षा जो अध्ययन हुआ है वो उज्जैन में हुआ है, सरस्वती शिशु मंदिर और लोटी स्कूल, लोकमान्य तिलक हाई सेकेंडरी स्कूल। अच्छा। और कॉलेज में मैंने होलकर साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और जीएससीसी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से एमए किया। अच्छा, जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर और जब सरस्वती शिशु मंदिर में आप स्कूल के विद्यार्थी थे, उस समय आपका जो एजुकेशनल कैरियर था वो कैसा रहा? थ्रू आउट अच्छा रहा था और डिस्टिंक्शन वाला रहा है मेरा। हमेशा से ही 75% से अबव रहे हैं। ग्रेजुएशन में भी मेरा 76% बना था और एमए में मेरा 82% बना हुआ है। हिस्ट्री से मैंने किया। डिस्टिंक्शन कोई खास विषय में होते थे या सारे विषयों में होते थे? लगभग सभी विषयों में। मानविकी विषय में जैसे अभी हिस्ट्री में मैंने जैसे आपको बताया, इसमें 82% है, तो हिस्ट्री के एक विषय में तो मुझे 94 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100। अच्छा। तो एक तरह से डिस्टिंक्शन वाले नंबर रहे हैं। अच्छा, मतलब शुरू से ही आप पढ़ने के क्षेत्र में प्रतिभाशाली रहे। अच्छा, ये बताइए कर्मवीर जी की आईएएस की परीक्षा की तैयारी इस समय जो विद्यार्थी कर रहे हैं और जो हमारा टॉक शो सुन रहे होंगे, उन्हें किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, कैसी तैयारी करना चाहिए? मैं ये सजेशन देना चाहूँगा, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही मैं बताना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन के समय से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जी। इससे मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है, तो जनरली लड़के ये गलती करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद से तैयारी शुरू करते हैं या एमए के बाद से तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से कंपटीशन ज़्यादा है और इतने अभी जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ उसमें 4.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। अच्छा। और फाइनली उसमें 800 लोग सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें आईएएस प्रॉपर 70 लोगों को ही मिला है। उसमें मेरा 28वां रैंक बना है। तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी नए स्टूडेंट आते हैं वो ग्रेजुएशन के समय से ही इसकी तैयारी शुरू कर दे और एक सटीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू करें, तो मेरे हिसाब से 1-2 साल में सफलता मिल सकती है। अच्छा, आपके कौन कौन से विषय थे मेन एग्जामिनेशन में आईएएस की? मेरा हिस्ट्री था एंड फिलोसॉफी था।
हिस्ट्री मेरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों में रहा है और फिलोसफी मेरा मेंस में रहा है। कौन से विषय मेंस में सामान्य विद्यार्थी ने लेने चाहिए जो उसके लिए स्कोरिंग हो? बेसिकली ये रुचि के ऊपर डिपेंड करता है जी। साइंस स्टूडेंट साइंस के भी ले सकते हैं और आर्ट्स स्टूडेंट आर्ट्स के और साइंस के, साइंस स्टूडेंट आर्ट्स के और साइंस के दोनों ले सकते हैं। और आर्ट्स स्टूडेंट आर्ट्स के जो भी विषय हैं जैसे इतिहास है, भूगोल है, दर्शन शास्त्र है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो जो रुचि का लगे वो ले सकते हैं। मतलब जो जिस विषय में इंटरेस्ट हो वो विषय लें तो बिल्कुल ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये पढ़ाई ही इतनी ज्यादा विस्तृत है कि जब तक रुचि नहीं रहेगी तब तक दबाव से पढ़ाई नहीं की जा सकती। सफलता संदिग्ध ही है। अच्छा ये बताइए कर्मवीर जी की जैसे आईआईटी है या यूपीएससी की एग्जामिनेशन है, सामान्यतः इसमें एक धारणा ये काम करती है कि जिसकी अंग्रेजी अच्छी हो जी, खासतौर पर बोलने की फ्लुएंसी, लिखने में भले ही थोड़ी बहुत गलतियां हो तो भी चल जाएगी, वो ज्यादा सफल होते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? ये पहले भ्रम था और कुछ सालों में मेरे सीनियर्स ने और इस साल मैंने इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश की है। 28वीं रैंक ऑल ओवर इंडिया में बननी अपने आप में हिंदी मीडियम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है जी। और मैं आने वाले जो नए विद्यार्थी हैं जो हिंदी मीडियम के हैं और सामान्यतः एक दबाव महसूस करते हैं कि हम हिंदी मीडियम के हैं लेकिन हम सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं या इंग्लिश मीडियम वाले जनरली सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वो दबाव हटाएं और एक सटीक और बेहतर तरीके से एक सही दिशा में और रिजल्ट ओरिएंटेड यदि आप तैयारी करते हैं तो फिर ये माध्यम गौण हो जाते हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए कर्मवीर जी कि आप हिंदी माध्यम का पक्ष लेते हैं, आपने हिंदी निबंधों में भी काफी पुरस्कार हासिल किए हैं, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, और भी सैकड़ों इनामों की फहरिस्त है आपके खाते में, खासतौर पर निबंधों को लेकर। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए, चूंकि निबंध एक निबंधात्मक शैली भी आईएएस के लगभग हर वर्णनात्मक प्रश्न पत्र में काम आती है और निबंध का भी संभवतः एक स्वतंत्र पेपर होता है, ऐसी मुझे जानकारी है। तो कैसे लिखा जा सकता है एक बेहतर निबंध, तब जबकि आपको निबंधों में जीतने के बाद ये वाली उपलब्धि हासिल हुई? इसका मतलब है उसमें निबंध लिखने की कला का भी कहीं योगदान है। कैसे लिखें बेहतर निबंध विद्यार्थी? जी बिल्कुल, निबंध का जैसे आपने बताया कि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसका एक पेपर होता है 200 नंबर का और एक डिसाइडिंग पेपर होता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें निबंध में एक तो विषय की आपकी गहरी पकड़ होनी चाहिए, सिलसिलेवार निबंध के कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्रस्तावना होती है, मध्य भाग होता है और उपसंहार होता है। तो इस स्ट्रक्चर को आपके दिमाग में रखना चाहिए जी। प्रस्तावना एक प्रभावोत्पादक प्रस्तावना हो, मध्य भाग में आप उस विषय से लेकर जितने भी पक्ष हैं उनके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट सब खोल के रखिए और अंत में उसका एक कंक्लूजन जो है वो संतुलित हो, निष्पक्ष हो और फ्यूचर ओरिएंटेड हो जी। तो मैं कह सकता हूँ कि वो एक बेहतर निबंध हो सकता है। जी जी। कर्मवीर जी, आपके परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? आपकी इस समय आपका परिवार, सारा परिवार क्या कर रहा है और आपकी सफलता के पीछे आप उनका कितना श्रेय स्वीकारते हैं? पूरा परिवार अभी हर्षोल्लास में है जी, और मिठाइयाँ बट रही हैं, नाच गाना हो रहा है जी, और भगवान की विशेष अनुकंपा रही है तो भगवान को थैंक्स भी किया जा रहा है। जहाँ तक परिवार का पृष्ठभूमि का सवाल है तो मेरे दादाजी बिछड़ोद, उज्जैन जिले में बिछड़ोद करके गांव है, वहाँ पे किसान थे जी। तो उसी पृष्ठभूमि से उठ के मेरे पिताजी ने अपने बलबूते पर इंदौर में और उज्जैन में पढ़ाई करके प्राध्यापक की पद प्राप्त किया जी। और उन्होंने भी हमें ये शिक्षा दी और संस्कार दिए कि हम भारत के विकास के लिए और आम जनता के विकास के लिए प्रशासनिक सेवाओं में जाएं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मेरे बड़े भैया असिस्टेंट कमिश्नर सेलटेक्स में इंदौर में अभी वर्तमान में पदस्थ हैं जी। और उन्हीं दोनों के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से मैं ये उपलब्धि हासिल कर पाया। कर्मवीर भाई, आप अपने दादाजी, पिताश्री और बड़े भाई का नाम से यदि संबोधन ले सकते हो तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं, दर्शकों तक वो बात भी पहुंचे। आपके दादाजी का क्या शुभ नाम है? पिताश्री क्या जी उनका नाम है? श्री जानकीलाल जी पटेल जी शर्मा थे मेरे दादाजी जी। डॉक्टर देवकरण जी शर्मा साहब हैं, रिटायर प्राध्यापक रहे हैं उज्जैन में। अच्छा, पिताजी विषय में रहे वो कर्मवीर जी? ये वाणिज्य विषय में रहे। अच्छा अच्छा। माधव कॉलेज और शासकीय कन्या महाविद्यालय में उन्होंने प्राध्यापन किया। अच्छा अच्छा। और वर्तमान में जो भैया हैं वो धर्मपाल शर्मा साहब हैं जी, और असिस्टेंट कमिश्नर हैं जी जी। अच्छा कर्मवीर भाई, इस समय समाज में जब आईएएस में आप चयनित हो गए हैं, आईएएस
बने हुए अधिकारियों को काम करने में कुछ हम सुनते पढ़ते रहते हैं। इस तरह की कोई परेशानी की कल्पना आप करते हैं कि कोई राजनीतिक दबाव से भविष्य में जूझना या उच्चाधिकारियों के कामों में से हमारी ट्यूनिंग सेट न होना, कुछ इस तरह की परिकल्पनाएं आपके जहन में आती है क्या? हाँ, सुनने में ऐसा आया है, एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने ऐसा सुना भी है और कुछ लोगों के उदाहरण भी ऐसे रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप काम करने के लिए इस फील्ड में जा रहे हैं तो दबाव गौण हो जाते हैं, दबाव तो आते ही हैं और एक जॉब का एक नेचर ही इस टाइप का है। लेकिन चुनौतियां आप स्वीकार करें और भारत के संविधान को आप सामने रख कर यदि काम करें तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें गौण हो जाएंगी। चुनौतियों को स्वीकार करें और हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या ख्याल रखते हुए काम करें, ये सारी बातें समाप्त हो सकती हैं, ऐसा आपका कहना। अच्छा कर्मवीर जी, ये बताइए कि खासतौर पर मध्य प्रदेश के विद्यार्थी दक्षिण भारतीय विद्यार्थियों की तुलना में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे आपने फतह हासिल की ऐसी कम कर पाते हैं, क्या कारण है? क्या यहाँ पर पढ़ाई का वैसा माहौल नहीं है जैसा अन्य जगहों पर है? कुछ हद तक ये बात सच है जी कि पढ़ाई का उतना माहौल नहीं मिल पाता जितना साउथ इंडिया में मिल पाता है। उसके पीछे इकोनॉमिकल सोशल कारण मैं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे शुरू से प्रगतिशील विचारधारा वाले एक समाज रहा है और वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रो ज़्यादा हुआ है, तो वो एक अच्छे स्कूल होना और शुरू से ही एक पढ़ाई के प्रति माहौल होना ज़्यादा हुआ है कंपेरेटिव मध्य प्रदेश में। लेकिन अब धीरे धीरे ये भी अब चीज़ें कम होती जा रही हैं। हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसे हम आगे कम से भी एक नीचे स्तर से छोटी जगह से भी आए हैं और हमने ये उपलब्धि हासिल की, ऐसे दूसरे लड़के भी कर रहे हैं। इंदौर से, भोपाल से, जबलपुर से लड़के निकले हैं, तो अब वो चीज़ अब टूटती जा रही है। अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का क्या कोई योगदान होता है इस तरह की सफलताओं में? मेरा ऐसा मानना है कि प्रारंभिक लेवल पे होता है, जब आप इनिशियल लेवल पे कुछ भी नहीं जानते हैं तो एक दिशा देते हैं, आपके जो सिलेबस होता है, कोर्स होता है, उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, कुछ मटेरियल दे सकते हैं, लेकिन वो एक फाइनल या निर्णायक नहीं होता। निर्णायक आपकी मेहनत है, आपका जो गुण है, जो सिविल सर्विस के जो गुण होने चाहिए वो, और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत, यही निर्णायक चीज होती है। अच्छा, कितने घंटे मेहनत आपने की इन दिनों जब आप आईएएस मेंस की और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे तब? विषय के अनुसार मैंने इसमें डिवाइड किया था, लेकिन यदि एक एवरेज निकाला जाए तो 10 से 12 घंटे, और एग्जामिनेशन के समय में तो 15-15 घंटे तक चली जाती थी। जी जी। इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब आप उपस्थित हुए तो कितने सदस्य थे वो बोर्ड, इंटरव्यू बोर्ड में? 5 सदस्य थे। 5 सदस्य और रिटायर्ड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा सर के बोर्ड में था। जी जी। और बहुत ही कोऑपरेटिव बोर्ड था जी, और बहुत उत्साहवर्धक माहौल था, और उन्होंने मुझे सहयोग भी किया जी। मैं हल्का सा नर्वस था जब मैं अंदर गया था, तो स्वाभाविक ही था। और अंदर जाने के बाद 1 मिनट बाद मैं एकदम ओपन हो गया, और फिर एक अंदर से जो एक चीज निकल के आती, आत्मविश्वास बढ़ा दिया वहाँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उन लोग, अच्छा, किस तरह के प्रश्न हुए आपके समक्ष वहाँ? कुछ 4-5 प्रश्नों की वानगी बतलाएंगे? कोई ऐसे प्रश्न पूछे हों जो आपको अभी स्मरण हो आ रहे हों? जी, बैकग्राउंड से लेकर कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे बीएससी कहाँ से किया है, और बीएससी करने के बाद आपने हिस्ट्री फिलोसॉफी जैसे सब्जेक्ट क्यों लिए हैं जी। कुछ डिजिटल डिवाइड जैसे एक चीजें, एक संकल्पना है, तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है जी, इस टाइप से क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन का मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा, उल्लेख करना चाहूंगा जी। एक व्यक्ति ने, एक बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है। तो मैंने बताया कि सत्य की हमेशा विजय होती है। तो थोड़ा सा मुस्कुराए वो, और उसके बाद में फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि वर्तमान स्थिति तो ऐसी है कि सत्य हमेशा पराजित हो रहा है, आम जनता जो सच बोलती है वो जेल के अंदर जाती है, झूठ बोलती है वो बाहर घूम रहे हैं। मतलब उन्होंने पूरा एक समाज की जो एक गलत इमेज है और वस्तु स्थिति है वो उन्होंने एक प्रदर्शित की। तो अब ऐसे में कहाँ से ये चीज चरितार्थ होती है? उन्होंने मुझसे पूछा ये क्वेश्चन कि आप ऐसा मानते हैं? तो मैंने 1-2 सेकंड का पॉज लिया, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि मेरा स्ट्रांगली बिलीव है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो इससे पूरा बोर्ड स्तब्ध था। और मुझे लगता है कि ये बहुत मेरे इंटरव्यू की पंच लाइन रही है। जी जी जी। अच्छा, ऐसा लगता है कि आपका रुझान दर्शन शास्त्र यानी अध्यात्म की तरफ भी काफी है, जिस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपने दिया है। तो क्या ये रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, या ये सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद, इस तरह की चीजें भी कुछ आपके अध्ययन में शामिल रही हैं?
हाँ, अध्ययन में तो शामिल रही थी चूंकि मेरा दर्शन शास्त्र विषय था, लेकिन उससे भी पहले ये दर्शन शास्त्र विषय लेने का भी मेरा प्रयोजन ये था कि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही आध्यात्मिक प्रकृति की रही है। हमारे पिताजी प्रोफेसर वाणिज्य के रहे हैं, लेकिन हिंदी, संस्कृत और इन विषयों में उनकी जबरदस्त पकड़ रही है और एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में हमारी रही है। जी। तो वो संस्कार तो हमें बचपन से मिलते आ रहे थे और वही चीज हमें दर्शन शास्त्र लेने के लिए प्रेरित किया और वही चीज हमें आज सफलता प्राप्त की। बहुत खुशी की बात है कर्मवीर जी, आपने जो निबंध की पुस्तकें लिखी हैं, आप खुद निबंध लेखक रहे हैं, वो किस तरह की पुस्तकें हैं? क्या वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभदायी है? क्या किस तरह का उसमें लेखन है? बिल्कुल बिल्कुल लाभदायक है और उनको ध्यान में रखते हुए भी वो लिखी गई है। रिसर्च करने वाले व्यक्ति भी वो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पढ़ सकते हैं। हमारे जो निबंध की पुस्तक है उसका नाम है निबंध सर्वस्व। अच्छा। ये हमारे पिताजी और हमने दोनों मिलकर लिखा है इसको। और इस निबंध की पुस्तक में 59 एसेज हैं। अच्छा। इसे हमने 2 सेगमेंट में डिवाइड किया। एक में तो है कि ऐसे कैसे लिखा जाता है, उसके पूरे एक एक बिंदुओं को हमने डिस्क्राइब किया है, और दूसरे में ऐसे पक्ष हैं, ऐसे निबंधों का संकलन है जो बचपन से मैंने प्राइज जीते हैं या पिताजी के समय में उन्होंने प्राइज जीते हैं। अच्छा। उनका एक संकलन है। तो मेरे हिसाब से भारत की सर्वश्रेष्ठ बुक के रूप में वो प्रस्तुत हो सकती है। जी, से आपने लिखा, आप जब विद्यार्थी जीवन में तभी आपने उसे लिख दिया था? हाँ, 2006 में पब्लिश हुई है। जी। और चूंकि मेरा फर्स्ट प्राइज मुझे जब मिला था 1993 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब से मिला था मुझे। अच्छा। और उसमें नेशनल लेवल पे मैं फर्स्ट प्राइज मुझे मिला था। तभी से एक जो जागृति है, जो स्फूर्णा है और ये इस दिशा में आगे बढ़ने की रही है, वो आई थी और वो भी हमें हमारे पिताजी के द्वारा ही मिली है। अच्छा, निबंध सर्वस्व के अलावा भी क्या कर्मवीर जी आपने कोई पुस्तकों की रचना की है, या वो एक ही पुस्तक है, या अभी और लिखने की कोई कामना है? जी बिल्कुल, इससे पहले मैंने होलकर साइंस कॉलेज की एक वार्षिक पत्रिका निकलती स्पेक्ट्रम जी, उसका संपादन भी किया है। अच्छा। और ब्रह्म तेज, प्रेरणा, स्पेक्ट्रम, श्रद्धा सुमन, ऐसे कई सारी मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल्स भी आए हैं। अच्छा। दैनिक भास्कर, नई दुनिया जैसे कई अखबार जो प्रतिष्ठित अखबार है उनमें भी मेरे आर्टिकल्स छपे हैं जी। और अभी हमारी नई योजना यही है कि एक दूसरा हमारी जो बुक है उसका दूसरा एडिशन हम निकालने वाले हैं जी। अच्छा, आपकी सफलता का श्रेय अपने परिवार के अलावा और कहाँ देना चाहेंगे? आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से आपको मार्गदर्शन मिला और आप उनके प्रति कृतज्ञ हैं? ऐसे कोई व्यक्ति या ऐसी कोई जगह है आपके जहन में इस समय है? परिवार तो बिल्कुल है ही। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो मेरे स्कूल के टीचर्स जी और मेरे कॉलेज के कुछ टीचर्स हैं, उनको मैं देना चाहूंगा। इसके अलावा मैं दिल्ली में रह के भी तैयारी की है जी। तो दिल्ली में पतंजलि कोचिंग क्लासेस है, समेत कोचिंग क्लासेस है, अच्छा, निर्माण कोचिंग क्लासेस है। इनके डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने मुझे बिल्कुल पल पल में सहयोग दिया जी। परिवार के सदस्य के अलावा रिश्तेदारों ने मुझे सपोर्ट किया, मित्रों ने सपोर्ट किया। तो एक जब तक भावनात्मक लगाव और भावनात्मक सपोर्ट नहीं मिलता है तो एक इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकल सकता। अच्छा, क्या ये पहला अटेम्प्ट था आपका जिसमें आप पहली ही बार में आप 28वीं पोजीशन पर आए, या इससे पहले भी आपने कोई अटेम्प्ट किए थे ये इसके? जी बिल्कुल, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था जी। पहले के 2 अटेम्प्ट्स में मैं प्रीलिम्स और मेंस नहीं निकाल पाया था जी। लेकिन उसके बाद इंटरव्यू में 3rd अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया था जी। और उसमें मेरे अभी वेटिंग में मेरा लिस्ट अभी रखा हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है जी। तो वो उसमें मेरा फाइनली नहीं हो पाया और अभी ये 4था अटेम्प्ट था और फाइनल अटेम्प्ट था जी। तो पूरी प्रतिज्ञा के साथ में मैं इस अटेम्प्ट को अटेम्प्ट किया था। और एक वो प्रसिद्ध कथन है ना कि वरहूं शंभु न तो रहूं कुमारी जी जी। तो बस वही कथन दिमाग में रख के पूरा अपना दम लगा दिया था जी। तो भावनात्मक सपोर्ट घर वालों का और फिजिकल प्रेशर मेरा दोनों मिलके ये उपलब्धि हासिल की। वाह कर्मवीर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपको, आपके परिवार को, आपके शिक्षकों को और उन तमाम उपादानों को जिन्होंने आपकी सफलता में अपना योगदान दिया, हम उन्हें बधाई देते हैं। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने रामचरितमानस की चौपाई के साथ चूंकि अपनी बात रखी। समस्त श्रोताओं, देवियों, सज्जनों, मित्रों को मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, दूसरे में नहीं मिली, कोई बात नहीं, तीसरे में नहीं मिली, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन सफलता के लिए यदि निरंतर संघर्ष किया जाए तो फाइनल अटेम्प्ट में जाकर सफलता हासिल हो ही जाती है।
इसे ही कहते हैं चरय वेति प्रचलामह च निरंतरम। और रामचरितमानस की चौपाई को उद्धृत करें तो सकल पदार्थ है जगमाही मगर कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्म करता है वो ही उसे प्राप्त कर सकता है। तो कर्मवीर है, कर्म किया है, यथा नाम तथा परिणाम हासिल किया है कर्मवीर भाई ने। हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, बड़े होने के नाते आशीर्वाद भी देते हैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति, और उन्हें हमारे स्टूडियो तक प्रोफेसर डॉक्टर श्याम पलोड़ लाए, उनके प्रति भी हम इस चैनल के माध्यम से आप सबको थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया करते हैं, अदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अब एक चुनौतीपूर्ण दायित्व का निर्वहन ऐसे करें ताकि ये राष्ट्र और अधिक समर्थ हो सके, आम आवाम को न्याय मिल सके। और सामान्यतः अधिकारी वर्ग को लेकर ये जो कल्पना की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि उनमें एक अहंकार होता है, एक विचित्र किस्म की पब्लिक के साथ डीलिंग में, आम जनता के साथ भेदभाव नजर आता है। इन सारी बातों से परे होकर जैसे एक शिक्षक पुत्र ने, एक शिक्षक चाणक्य ने इस मुल्क को नई दिशा दी, उस दिशा में ही आप भारत को ले जाने का प्रयास करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, आप और तरक्की करें। एसआर परिवार आपको पुनः बधाई देता है। धन्यवाद सर। नमस्कार।